Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, kindly join our Telegram channel whose link is given in the description box. So guys, let's get started. So today's topic is how we can use Taiwan card against China. So let's start from the beginning. सो आप मैप में देख सकते हैं कहाँ पे ताइवान लोकेटेड है और कहाँ पे इंडिया लोकेटेड है। ये जो ऑरेंज पार्ट है वो ताइवान का पार्ट है और ग्रीन तो आपको पता ही होगा इंडिया का पार्ट है। सो देखो इंडिया एंड चाइना बॉर्डर पर अभी भी टेंशन्स है। दोनों कंट्री की फोर्सेस आमने सामने हैं। वैसे गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि हम वो हर एक स्टेप लेंगे जो ज़रूरी है इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन राइटर जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है उनके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर इनफ स्टेप्स नहीं लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जो क्वाड ग्रुपिंग है जिसमें 4 देश आते हैं, कौन-कौन से? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। इन्होंने अपने इंटेंशन ज़ाहिर किए हैं कि क्वाड को एशिया का नाटो के तौर पर डेवलप किया जाएगा। एशियन नाटो का क्या मतलब है? जैसे नाटो में 30 मेंबर्स है, एक देश की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। मान लीजिए यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ है, तो नाटो के सभी कंट्रीज़ उसको खुद पर अटैक मानेगी और सभी नाटो के देश एक साथ आएंगे यूएसए के ऊपर जो अटैक हुआ है उसका बदला लेने के लिए। इसी तरह क्वाड जो है वो एशियन नाटो की तरह डेवलप किया जाता है। तो मान लीजिए जैसे इंडिया पर अटैक हुआ तो क्वाड की सभी कंट्रीज इसे खुद पर अटैक मानेगी और इसका जवाब देगी। लेकिन कुछ कंक्लूसिव निकल के नहीं सामने आया है। क्वाड को एक मिलिट्री ग्रुप के रूप में डेवलप किया जाए या नहीं, इसे एशिया के नाटो के रूप में डेवलप किया जाए या नहीं, सिर्फ इंटेंशन जाहिर की गई है। अभी यूएस एक ऐसी कंट्री है क्वाड की ग्रुपिंग में जो चाइना को खुल के सामने से क्रिटिसाइज करती है और यूएसए के अलावा चाइना को कोई और देश सीधा सीधा क्रिटिसाइज नहीं करता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा ट्राई किया था क्रिटिसाइज करने का, बट चाइना ने बदला लेना शुरू कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया ने भी कम कर दिया क्रिटिसाइज करना। और इंडिया और जापान तो कभी बोलते ही नहीं है और ना ही खुल के सामने आते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि हमें दूसरे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रूट्स अपनाने चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। और उसमें से एक है ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करना। ओके, सो जैसे जो ताइवान है वो कहता है वो असली चाइना है और जो चाइना है वो कहता है ताइवान चाइना का ही एक पार्ट है। ज़्यादातर कंट्री जो है ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं मतलब इस्टेब्लिश करना चाहती, क्योंकि अगर किसी कंट्री ने ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश भी किया तो चाइना उस कंट्री से चिढ़ जाएगा। और चाइना की एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, और जिसके तहत सारी कंट्रीज़ को ताइवान को चाइना का पार्ट मानना पड़ता है। और अगर कोई अलग से थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन मेजर कंट्रीज़ की एम्बेसी जो है वो ताइवान में नहीं है और ना ही उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज हैं। तो राइटर ये कहते हैं कि अगर इंडिया ऐसी सिचुएशंस में ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को इस्टेब्लिश करता है तो इसके काफ़ी फ़ायदे होंगे। और फ़ायदे तो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। ओके, तो जब चाइना में सिविल वॉर ख़त्म हुआ था 1949 में, तो उस सिविल वॉर में माओ की जीत हुई थी। और उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे चियांग काई शेक, ये चाइना के प्रेसिडेंट थे इससे पहले। तो ये भागकर चले गए थे आइलैंड ऑफ फॉर्मोसा पर। उसके बाद मेनलैंड चाइना में रूल इस्टेब्लिश हो गया माओ का, एंड ताइवान में रूल इस्टेब्लिश हो गया चियांग काई शेक का। माओ कहा करते थे जो चाइना है उसका रियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो ताइवान है ये चाइना का ही एक पार्ट है। और जो चियांग कर शेक थे वो कहा करते थे असली चाइना हम हैं और इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। जब ताइवान इस्टेब्लिश हुआ, जिसे यूएसए ने भी शुरुआत में असली चाइना माना था, लेकिन 1971 में यूएसए ने भी मेनलैंड चाइना को ही असली चाइना मानना शुरू कर दिया। तो शुरुआत में 1950 में जो चियांग काई शेक थे उन्होंने नेहरू जी को फ़ोन किया और बोला कि आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर लो।
लेकिन नेहरू जी को लगा कि ताइवान तो काफ़ी छोटा प्लेयर है और अगर हमने उनके साथ टाइज़ एस्टैब्लिश किए तो मेनलैंड चाइना वाले जो है गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए नेहरू जी ने चियांग कई शेक के कॉल को ही इग्नोर कर दिया। तब से लेकर अब तक काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। तब उस टाइम पर तो इंडिया और चाइना में ज़्यादातर फ़र्क नहीं था, दोनों कंट्रीज़ बराबर की थी। लेकिन अब अगर देखा जाए दोनों कंट्रीज़ को, तो दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी चेंज आ गए हैं। चाइना की इकोनॉमी आज इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुना ज़्यादा है और चाइना के एम्बिशंस बढ़ते जा रहे हैं, इनफैक्ट बढ़ चुके हैं। चाइना जो है वो यूएसए को रिप्लेस करना चाहता है और मेजर सुपर पावर बनना चाहता है। चाइना से इंडिया को भी खतरा है। ऑफ कोर्स अगर चाइना जो है वो मेजर सुपर पावर बनेगा तो उससे इंडिया को क्या, उसके सारे नेबरिंग कंट्रीज़ को ही खतरा होगा, क्योंकि चाइना जो है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है। सो अब थोड़े बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि क्या बेनिफिट्स होंगे हमें अगर हम एस्टैब्लिश करेंगे डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ। तो अगर इंडिया ताइवान रिलेशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो इससे इंडिया को हद अच्छे फायदे होंगे। तो पहला अगर पॉइंट देखा जाए तो ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ताइवान की इकोनॉमी भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इनफैक्ट अगर दोनों चीज़ें ताइवान में अच्छी है तो ये इंडिया को भी कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बेनिफिट करेगी। तो दूसरा रीज़न जान लेते हैं। ताइवान के साथ टाइज करके इंडिया डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का लीडर, मतलब डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लीडर के फॉर्म में अपने आप को साबित कर सकेगा और ऐसे टाइम पे जब यूएसए में भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अंडरमाइन हुए हैं। तीसरा पॉइंट ये है, अभी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये कंट्रीज चाहती हैं कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर से ख़त्म हो जाए, कि सप्लाई चेन के रिगार्डिंग हमारी डिपेंडेंसी ना रहे चाइना पर, बिकॉज चाइना ट्रेड को एक हथियार के फॉर्म में यूज़ करता है। तो ऐसी सिचुएशंस में ताइवान की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है और बहुत सारी चीज़ें जो हम चाइना से इंडिया, मतलब जो चाइना से इंडिया खरीदता है, अगर चाइना से ना खरीद कर हम ताइवान से खरीद ले, मीन्स ट्रेड के लिए ताइवान चाइना का ऑल्टरनेटिव बन जाए, तो ये भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। अगर फोर्थ पॉइंट देखा जाए, ऐसा करके इंडिया चाइना को बता सकेगा कि इंडिया सिर्फ बातें नहीं करता है, एक्ट भी करता है। एक तरह से इंडिया चाइना को सिग्नल दे सकेगा कि जो साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको इंश्योर करने के लिए इंडिया अपनी नेवल एंड एयर एसेट्स को भी भेज सकता है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करें, अगर क्वाड की ग्रुपिंग मिलकर ताइवान को रिकॉग्नाइज करेगी तो क्वाड और इंस्टीट्यूशनलाइज होगा और बाद में क्वाड को ओपन किया जा सकता है न्यू मेंबर्स के लिए। तो ऐसे इंडिया चाइना को काउंटर कर पाएगा, ना कि सिर्फ इंडियन ओशन में बट इंडो पैसिफिक रीजन में भी। और अगर आप देखा जाए तो हम चाइना को रिप्लेस करके ताइवान को हम एक मेजर ट्रेड पार्टनर बनाएंगे तो उससे हमें काफ़ी हेल्प होगी। इससे हमारे ट्रेड रिलेशंस भी बढ़ेंगे और कैसे हम ताइवान कार्ड को चाइना के अगेंस्ट यूज़ कर पाएंगे, मतलब ऐसे हम यूज़ कर पाएंगे, आई मीन। सो अब अगर हम ये बेनिफिट्स उठाएंगे तो इनके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। तो अब थोड़ी चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। ताइवान को अगर इंडिया रिकॉग्नाइज करेगा तो चाइना तो जो चुप है वो चुप नहीं बैठ पाएगा और ऐसा हो ही नहीं सकता, और चाइना बदला लेगा और जो चाइना का बदला है वो काफ़ी सेंस में हो सकता है। चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन और ख़राब हो जाएंगे। चाइना अभी हमारा सेकेंड लार्जेस्ट बायलेटरल ट्रेड पार्टनर है। चाइना के साथ हम बहुत चीज़ों का बहुत चीज़ों का इंपोर्ट करते हैं और इंडिया चाइना में काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है। अगर फिक्की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 40% ऑफ एपीआईज जो होती हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है जिसका यूज़ होता है ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इनका 40% चाइना से ही आता है। उसके अलावा टेलीविज़न, केमिकल्स, चिप्स, टेक्सटाइल्स एंड मैनी मोर थिंग्स वो भी चाइना से आती है। अगर सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो चाइना जो है, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उनको फंड्स प्रोवाइड कर सकता है और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी पैदा होगी इसकी वजह से। और चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर वैली में भी टेररिज्म फैला सकता है। इसके बाद थर्ड इशू क्या होगा, चाइना जो है वो फेक न्यूज़ के सपोर्ट लेकर इंडिया में डिवीजन एंड अनरेस्ट पैदा कर सकता है। ओके, सो ये मेजर रीज़न थे जिससे मतलब इंडिया में प्रॉब्लम आ सकती है, मींस जो कुछ इश्यूज अराइज हो सकते हैं अगर हम ताइवान कार्ड प्ले करें चाइना के अगेंस्ट। तो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। इन सब चैलेंजेस के बावजूद फ्री वर्ल्ड के लिए इंडिया को लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करना चाहिए और मुश्किल स्टेप्स लेने चाहिए। ना सिर्फ चाइना को काउंटर किया जा सकेगा बल्कि फ्री वर्ल्ड के लीडर के तौर पर भी खुद को इस्टेब्लिश किया जा सकेगा इंडिया के द्वारा।
So guys, that was all about it. Do like, share and subscribe my channel SSP Success. Bye bye, take care.